लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मरहले के ऊपर आ गए हैं, इस बादान के ऊपर हम पहुंच चुके हैं कि 7 तारीख के दिन नतीजे है, 7 तारीख के दिन चुनाव है और 10 तारीख के दिन नतीजे है। इंशाअल्लाह इस बार बिहार का चुनाव ऐसा रहेगा जहां मुसलमान जहां जहां पर भी है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बिहार मजलिस का जश्न नहीं मनाएगा बल्कि पूरा हिंदुस्तान इसका जश्न मनाएगा। और यही कोशिश लेकर हम लोग दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद यही है दोस्तों के इस इलाके के अंदर जहां इतनी बड़ी आबादी है, अगर कोचा धामन जैसे इलाके से अगर मजलिस का उम्मीदवार अगर नहीं जीतेगा मेरे भाई, तो हम कहां जाएंगे फिर? आज मुल्क के हालात क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप आने वाला वक्त कैसा है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसको देखते हुए नहीं है कि जिस लोकसभा के अंदर एनआरसी सीएए का जब बिल पास हुआ था तो वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के एमपीज वहां पर मौजूद थे, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी के हो, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी लोग थे। लेकिन उन्होंने कानून लेकर आया। उस कानून का मकसद यही है कि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर रहने वालों जितने भी मुसलमान हैं उनको ये सवाल किया जा रहा है, अगर ये तुम्हारा मुल्क है तो साबित करो कि ये तुम्हारा मुल्क है। हमने भी उनको जवाब दिया, हम साबित करेंगे कि ये हमारा मुल्क है। पहले नरेंद्र मोदी तुम साबित करो कि ये तुम्हारा मुल्क है, पहले अमित शाह तुम साबित करो ये तुम्हारा मुल्क है, इंशाल्लाह हम भी साबित करेंगे। लेकिन एक डर का माहौल तैयार करो, मुसलमानों के अंदर एक खौफ पैदा कर दो और उस खौफ के जरिए अपने राजनीति की दुकान चमकाते रहो, चलाते रहो। अकेला सारी दुनिया ने देखा, टेलीविजन के ऊपर आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर देखा। मेरी माओ और बहनों, उस दिन जब बिल पास किया जा रहा था तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के सांसदों ने जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत किया था। लेकिन एक शख्स था उसमें, मैं उस इंसान को इंसान नहीं कहता हूं बल्कि शेर का बच्चा, मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां पर था, चट्टान की तरह खड़े रहा। उसने उस बिल की मुखालिफत की और उसने ये कहा कि ये बिल जो है इसका मकसद सिर्फ यही है कि तुम मुसलमानों को डराना चाहते हैं। उसने कहा कि मोदी तेरे इस कागज के टुकड़े की मेरे सामने हैसियत क्या है देख, और उसने वो कागज फाड़कर मोदी के मुंह पे फेंक दिया। दोस्तों, आज अगर ऐसे हालात के अंदर अगर हम जी रहे हैं, आने वाला वक्त कैसा रहेगा ये जानते हुए अगर इस गलत फहमी के अंदर कोई जी रहा है कि तुम्हारे ऊपर जब खुदा न करे आफत आई तो तुम्हारे लिए ना तो लालू खड़े रहने वाला है, न नीतीश खड़े रहने वाला है, न राहुल गांधी आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है मेरे भाइयों। अगर तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त के अंदर कोई तुम्हारा साथ देने वाला है तो तुम्हारा अपना बेटा, तुम्हारा भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर इस बात को अगर हम अब भी नहीं समझेंगे मेरे भाइयों तो शायद कल बहुत देर हो चुकी होगी। 74 साल हो गए हैं। इन 74 सालों के अंदर हमने क्या पाया, कभी सोचा है आपने? इन छोटे छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं, मैंने कितने ऐसे इलाके देखा है, कितने ऐसे इलाकों के अंदर गया हूं मैं इज़हार असफी साहब के साथ, जहां पर हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की बच्चियां, सिर्फ आधे जिस्म के ऊपर कपड़े हैं और आधा जिस्म खुला है। क्यों है, कभी सोचा है ये? क्यों हमें अफसोस हुआ उन बच्चों को देखकर? ये बच्चे आपके बच्चे हो सकते हैं लेकिन ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारा कल है ये। अगर आज उन्हें हम इस हालत के अंदर छोड़ेंगे तो कल हमसे पूछा जाएगा कि तुमने हमारे लिए क्या किया था, क्या कर सकते हैं तुम? ये तुमको 7 तारीख के दिन करके दिखाना है। 5 साल में एक दिन आता है, वो दिन अगर हम अपने इरादों से भटक गए, और हम भटकते आए हैं, हमने 74 सालों के अंदर हमारा लीडर कौन? हमारा लीडर लालू प्रसाद यादव। हमारा लीडर कौन? नीतीश कुमार जी हमारे लीडर। हमारा लीडर कौन? तो राहुल गांधी हमारे लीडर।
लेकिन जिस दिन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मेरी कौम तो हमेशा तुम्हारा साथ देते आई है, तुमने मेरी कौम को क्या दिया, तो सीए एनआरसी दिया। एक ऐसा कानून लेकर आया और तुमको डराने की कोशिश की गई, तो तब हमने ये तय किया, तब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला किया कि 74 सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम आए हैं, हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये जज्बा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं यकीन मानिए मेरे भाइयों, मैं भैया बेटा थोड़ा सा बच्चों को मैं यकीन मानिए ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कई सालों से मैं उनको देखते आया हूँ, उनकी तड़प को मैंने देखा हूँ, वो अपनी कौम के लिए क्या क्या काम करते हैं वो मैंने देखा हूँ। हैदराबाद के अंदर किस तरह के हमारे गरीब बच्चों के लिए मामूली बात नहीं है साहब। मैं चैलेंज करता हूँ बिहार के किसी भी एक राजनीतिक पार्टी के किसी भी एक नेता को चैलेंज करता हूं कि जो काम हैदराबाद में एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो काम कर रहे हैं, उसका 20% भी कोई बिहार का पॉलिटिकल पार्टी अगर करके बताए और हमको दिखाए कि देखिए ये काम हम कर रहे हैं, 20% भी काम नहीं, मामूली बात नहीं है। 17,000 बच्चों को मुफ्त तालीम अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने स्कूलों के अंदर देते हैं। 17,000 बच्चे, 1 रुपया नहीं लिया जाता है बच्चों से, मुफ्त में किताबें, फीस उनकी, कपड़े उनको, जूते उनको, सॉक्स उनको, हर चीज, बल्कि दोपहर का खाना भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। हम सियासी पार्टी बोलकर नहीं आए हैं, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्र है। कल के दिन अगर सरकार ने ये फैसला कर ली, जो ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार का इलेक्शन होने दो, हम एनआरसी और सीए फिर से लागू करेंगे। जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के देश के अध्यक्ष है, उन्होंने ऐलान किया कि बिहार का इलेक्शन खत्म होगा और हम सीए एनआरसी लागू करेंगे। उस वक्त क्या आप इस भ्रम के अंदर है? उस वक्त क्या आप ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी आएगा आपको पूछने के लिए, बचाने के लिए? आपके लिए नीतीश कुमार आएगा या लालू प्रसाद का बेटा आएगा? कोई नहीं आएगा। अगर उस वक्त अगर पूरे देश के सामने चट्टान की तरह असदुद्दीन खड़े रहेंगे, तो यहां पर कोचा धाम के अंदर इल्हाज असली साहब आपके लिए खड़े रहेंगे। आज सिर्फ एक विधायक नहीं चुनना है हमें, ये इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं अगर रही, आप लोगों का साथ अगर रहा, तो इंशाल्लाह 10 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो इजहार अस्फी साहब मजलिस के विधायक चुनकर आएंगे। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे लिए इससे ज्यादा ये मायने रखता है कि विधायक ये बनेंगे, लेकिन ताकत मिलेगी कायद मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, और वो ताकत हमें बनाने की जरूरत है, और ये बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर अब भी हम इस तरह से अगर बढ़ जाएंगे कि कोई कहेगा कि नहीं मैं तो लालू के साथ जाऊंगा, मैं तो लालटेन के साथ जाऊंगा, कोई कहेगा कि नहीं मैं तो नीतीश कुमार साहब के साथ जाऊंगा, कोई कांग्रेस पार्टी के साथ चला जाऊंगा, तो कब अपनी क़यादत खड़े होगी ये बताइए? कब? और कौन इसके लिए जिम्मेदार रहेगा? कल अगर हम आज एक मुट्ठी भर कर, एक ताकत बनकर अगर खड़े नहीं रहे, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो नए नए कानून लेकर आ रही है, नए नए बिल पास कर रही है, मोदी साहब को, अमित शाह साहब को ये मालूम है कि हम इनके खिलाफ कुछ भी कर लो, इनके लिए तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, ये तो बटी हुई कौम है, इनके लिए कौन लड़ने वाला है? अगर आप यहां पर ताकत बनकर खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के अंदर हम 2 ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 300 के बराबर है भारतीय जनता पार्टी के। हम लड़ेंगे अगर हमको ये पता रहेगा कि कोचा धामन की बिहार की आवाम हमारे साथ खड़ी है। तो माँ और बहनों को मैं ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये कानून लाने की बात नहीं हो रही है, कल किसी के ऊपर भी कोई भी शिकायत कर सकता है कि ये जो हमारी बहन है ये बांग्लादेश से आई है, ये घुसपैठिए है। एक छोटी सी शिकायत काफी रहेगी इनको परेशान करने के लिए। साबित करो, हम साबित करेंगे, लेकिन पहले मोदी जी तुमको भी साबित करना पड़ेगा, ये भी हम साफ बता देते हैं। तुम हमको डराने घबराने की, हमको जो एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि हम ये कानून लाएंगे तो ये डर जाएंगे, हम और कानून लेकर आएंगे तो ये डर जाएंगे,
मैं मोदी साहब को यहाँ के आवाम की तरफ से साफ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास आज हुकूमत की ताकत है, उसी ताकत की तुम अकड़ के ऊपर, उसी ताकत की वजह से तुम ये सब खेल खेल रहे हो। मोदी साहब, तुम्हारे पास हुकूमत की ताकत हो सकती है, मेरे पास अल्लाह की ताकत मेरे साथ में है। मेरे साथ अल्लाह की ताकत मेरे साथ में है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ। कल हम 5 बजे आप लोगों को खुदा हाफिज कह के यहाँ से निकल जाएंगे, चले जाएंगे अपने अपने घरों की तरफ। बेहिसाब ऐसे नौजवान लड़के हमारे साथ महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, दिल्ली से, कहां से आए हैं। हम जब उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे क्या आ गए, उसमें ऐसे ऐसे हमने बच्चों को देखा है कि जिनकी माली हालत भी ऐसी नहीं है कि वो 10-10, 15-15 दिन यहाँ पर आकर रुके हैं। मैंने एक नौजवान लड़की से पूछा कि बोला तुम कैसे क्या आ गए, तो उन्होंने कहा कि इम्तियाज भाई, मुझे पता नहीं है क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार बिहार की आवाम मजलिस का साथ देगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी कोशिश कर लूँ यहाँ पर मेरे आने से, अगर मेरी मेहनत से और कुछ अगर वोट बढ़ सकते हैं। दोस्तों, 10 दिनों तक हमने दिन और रात एक कर दिया, लेकिन कल हम जब चले जाएंगे तो ये कमान आप लोगों को संभालनी है। इलेक्शन के दिन तक ये कमान मेरी माओ को, मेरे बुजुर्गों को, नौजवानों को, साथियों, आप लोगों को ये कमान संभालनी है। इजहार एसपी साहब, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहां कहां दौड़ेंगे, कहां कहां जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि अगले 7 तारीख के 5 बजे तक आपका जो भी नाम होगा, आपका जो भी नाम होगा, वो नाम बदल दो, वो नाम आप अपना बदल दो। 7 तारीख के 5 बजे तक हर इंसान का नाम यहां पर होगा इजहार एसपी, क्योंकि ये इलेक्शन इनका नहीं है, ये इलेक्शन हम सबके मुस्तकबिल का है, हमारे वजूद का है। मेरे भाइयों, हम आपसे जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे कि 10 तारीख के दिन नतीजे आने वाले हैं, और उस 10 तारीख के नतीजे के दिन हम महाराष्ट्र में रहेंगे, औरंगाबाद में रहेंगे, और जब नतीजे आएंगे तो हमने भी हम सीधा चौड़ा करके फख्र के साथ ये कहना चाहेंगे कि इजहार एसपी साहब की जीत के अंदर इम्तियाज जरूर तुम्हारा भी एक छोटा सा फूल लगा है कि तुमने भी मेहनत किए थे। और इतना आपको यकीन दिलाते हैं कि एक बार बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े हो गया, अपनी क़यादत खड़े कर दिया, तो हम आपको वादा करते हैं इस मुल्क के अंदर से मुसलमानों की क़यादत कभी खत्म नहीं होंगी इंशाअल्लाह, और बढ़ते भी जाएगी, बढ़ते भी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप